हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट बुक एकेडमी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल को, हमारे संविधान की उद्देशिका को, इसका क्या मतलब होता है और इसके क्या पर्पसेस होते हैं। देखिए, जब भी कोई बुक को हम पढ़ते हैं तो उसके स्टार्टिंग में हमें बुक की समरी दी होती है और उस समरी से हमें पता लगता है कि बुक के बारे में क्या है, आगे बुक के अंदर क्या दिखा गया है। यहाँ पे प्रियम्बल के दो पर्पसेस हैं। इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करता है? ऑब्वियसली पीपल, जैसा कि कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और सेकंड ऑब्जेक्ट है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट। यह क्या प्रमोट करना चाहता है? तो इसमें हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रियम्बल है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सबको यह याद होगा, यह याद होना भी चाहिए। तो जैसा कि इसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all of its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity। ये सब इतने सारे वर्ड्स हैं, इन सब को हम समझेंगे, इनका मीनिंग क्या है। एक एक वर्ड अपने आप में बहुत रिलेवेंट है। और इसमें देखते हैं आप कि नवंबर 26 डे ऑफ नवंबर 1949 हमारा जो संविधान है वो कब हमको मिला था? वो कंप्लीट हो गया था 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। हालांकि हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो हम इसको आगे देखते हैं। स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का क्या स्टेटस है? प्रियम्बल क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? तो देखिए, ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है? ट्रेडिशनल व्यू इज़ दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान का हिस्सा है। जब से संविधान बना है तब से एक चर्चा जारी रही कि प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा माना जाए या नहीं माना जाए। तो ट्रेडिशनल व्यू कहता था कि यह हिस्सा नहीं है, बल्कि इट्स ओनली एन ऑर्नामेंटल पार्ट। ऑर्नामेंटल पार्ट मतलब ये एक सजावट है, जिस वजह से प्रियम्बल को लिखा गया है सबसे पहले। इसके बाद जो मॉडर्निस्ट लोग आए, मॉडर्न व्यू क्या है? वो कहता है कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अ सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकता है? बताइए। जी हाँ, पार्लियामेंट ने अमेंड किया भी हुआ है। और इसके बाद जो केस आया, बेरूबारी यूनियन केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसने कहा कि प्रियम्बल shows the general purpose behind the several provisions in the constitution and thus a key to the minds of the makers of the constitution। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमारे मेकर्स थे, उन्होंने इसको जब दिया। इसके बाद में despite this all recognition of the significance of the preamble, Supreme Court held that the preamble is not a part of the constitution। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक हिस्सा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद में एक बहुत फेमस केस, एक बहुत ब्यूटीफुल केस आता है, केशवानंद भारती 1973 का केस। यह आप बहुत पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि केशवानंद भारती लक्ष्मीकांत के अंदर या किसी भी पॉलिटी की बुक के अंदर शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। केशवानंद भारती केस के अंदर, जो कि 1973 का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, सबसे बड़ी जूरी बैठी थी उस समय और उसने रिजेक्ट कर दिया इन बेरूबारी केस को एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक स्ट्रक्चर तो दिया था और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल में नॉट बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी स्टैट्यूट बट इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोमई केस जो कि 1994 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सोवरेंज। सोवरेंज का मतलब होता है किसी की डिपेंडेंसी नहीं होना या फिर किसी के डोमिनियन के अंदर नहीं आना। जैसा कि इंडिया अब किसी के डिपेंडेंसी के अंदर नहीं आता, ना ही यह डोमिनियन है। इट हैज़ इट्स फ्री अथॉरिटी and it's free to conduct its own affairs, both internal as well as external। और हाँ, इंडिया यूएन का मेंबर है और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, बट इसका मतलब यह नहीं कि हम पे उनका कोई अधिकार है। हम स्वतंत्र हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो इसका मतलब हम सोवरेन हैं। इसके बाद सोशलिस्ट। जी हाँ, सोशलिस्ट। देखिए, कई प्रकार की आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। हमारा जो समाजवाद है वह थोड़ा सा अलग है। और हाँ, इस वर्ड को 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया। हालांकि हम सोशलिस्ट पहले से ही थे और हमारा सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडियन सोशलिज्म इज़ अ ब्लैंड ऑफ मार्क्सिज्म, गांधीज्म, लीनिंग heavily towards गांधीनियम सोशलिज्म। इसके बाद में हम समझेंगे सेकुलर वर्ड का मीनिंग। ये काफ़ी डिबेटेबल मीनिंग है, काफ़ी डिबेटेबल वर्ड है। कई लोग कहते हैं कि सेकुलर का मीनिंग होता है किसी भी धर्म को नहीं मानना, बट ऐसा नहीं है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस वर्ड को जोड़ा गया था हमारी प्रियम्बल में। इंडिया एक कल्चरल कंट्री है जहाँ पे ना जाने कितने धर्म, कितने जाति, कितने मजहब के लोग रहते हैं एक साथ। तो हमारा जो सेकुलरिज्म है वह काफ़ी अलग है। हमारे आर्टिकल 25 to 28 के अंदर इस सब चीज़ को मेंशन किया गया है। एंड यस, हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन हाँ, लोग अपना अपना धर्म निभा सकते हैं, अपना अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद डेमोक्रेटिक। देखिए, डेमोक्रेटिक बहुत ही वाइड टर्म है। डेमोक्रेटिक का मीनिंग होता है स्वतंत्रता। हमारा जो गणतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दो तरह की डेमोक्रेसीज होती हैं और हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपने पढ़ी होगी कि उसके 4 डिवाइसेस होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ। वैसे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड हमारे यहाँ ये फॉलो नहीं होता है। हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं और वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। एंड यस, इसके आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक polity can be classified into two categories, monarchy and republic। जी हाँ, in a monarchy, the head of the state, usually a king or a queen, enjoys hereditary position। देखिए, ब्रिटेन में क्या होता है, राजा महाराजा होते थे, वो आज भी सक्सेशन चलता आ रहा है। और हमारे यहाँ यह फॉलो नहीं होता। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होता है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि यूएसए में। तो हमारे यहाँ भी हमने देखा होगा, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट्स होते हैं और यह चीज़ हम फॉलो करते हैं, जो कि ब्रिटेन के अंदर नहीं होती है। इसके बाद में लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ restraints on the activities of individual and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है, यह छूट है कि वह अपने लिए आगे बढ़ सके, अपने लिए रोज़गार के अवसर, अपने लिए इनकम, अपने लिए एक अच्छी लाइफ जी सके। यह सब लिबर्टी हमको प्रोवाइड करवाता है और लिबर्टी वर्ड को काफ़ी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है हमारी प्रियम्बल के अंदर। बट लिबर्टी डज नॉट मीन्स लाइसेंस टू व्हाट वन लाइक and has been enjoyed within a limitation mentioned in the constitution itself। जी हाँ, लिबर्टी तभी वैलिड है जब हम दूसरों लोगों को भी लिबर्टी देंगे। अगर हमारी लिबर्टी की वजह से किसी और की लिबर्टी का हनन होता है तो वह लिबर्टी कभी भी एक पॉजिटिव लिबर्टी नहीं मानी जाती है। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि लिबर्टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जस्टिस। जी हाँ, न्याय। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। न्याय किसी भी समाज के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 3 तरह का न्याय हमारे प्रियम्बल के अंदर डिस्कस किया जाता है: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सिक्योर्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, वहाँ से हमें जस्टिस मिलता है और साथ में डीपीएसपी भी इसको प्रमोट करते हैं। और हाँ, कई सारे स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं जिनसे कि जस्टिस सिक्योर हो सके। जो हमारे एससी, एसटीज़ एंड ओबीसीज़ कम्युनिटीज़ हैं, वहीं पे महिलाएं हैं, इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जिनसे इनको एक न्यायपूर्ण व्यवस्था मिल पाए और एक जस्टिसेबल प्लेस से ये कॉम्पीट कर सकें। रिजर्वेशन इज़ एन बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इक्वालिटी, समानता। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए, किसी भी अगर कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है तो अगर उसको हम लोग क्वालिटी पे नहीं रखेंगे तो सारे रिसोर्सेज वही कब्जा लेगा, सारी जॉब्स उसके पास चली जाएंगी। तो इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 3 dimensions of equality has been embraced in our constitutions। These are civic, political and economic। देखिए, बट हम कहेंगे कि रिजर्वेशन फिर क्यों दिया जाता है या फिर महिलाओं को क्यों जो है स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। देखिए, इक्वालिटी का मतलब ही यही है, जो हमारे जो निचला तकबा निचले लोग हैं और वह लोग देखिए, हम बात करेंगे कि इक्वालिटी क्यों दी जाती है। देखिए, हम बात करेंगे कि जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी, जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समानता होना बहुत ज़रूरी है एक समाज के अंदर। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 तरह की इक्वालिटी प्रमोट करता है: सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। जी हाँ, अगर कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और उसे हम इक्वल नहीं कर रहे हैं तो वह हमेशा आगे बढ़ जाएगा और सारी जॉब्स, जो भी रिसोर्सेज हैं, सब पे उसका कब्जा हो जाएगा। तो हम लोग एक स्पेशल प्रोविज़न करते हैं, जो कि निचला जो भी हमारा समाज है, जो कि नहीं इतना कम्पीट कर पाता है, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उसको हम प्रमोट करते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं, बट
हम उनको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। दैट्स वाई इक्वालिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्लस हम जो रिज़र्वेशन देते हैं महिलाओं को, या फिर जो हमारा गरीब समाज है, या फिर जो हमारा कमज़ोर वर्ग है, तो वह भी इक्वल ही माना जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप हमारी सिंगल है, हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, बट हमें स्टेट्स की अलग से सिटीजनशिप लेनी नहीं पड़ती है। हम सबके पास में एक ही सिटीजनशिप है। एंड आर्टिकल 51A say that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood among the people of India, transcending religions, linguistic, regional and sectional diversities। देखिए, नहीं तो फिर अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हमारी अगर आइडेंटिटी होंगी, तो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हमने जैसे बात की सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, प्रियम्बल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। प्रियम्बल बेसिक फ़िलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ को एम्बॉडीज़ करता है। पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। यह बताता है कि हमारा जो संविधान है वह किस चीज़ पे बेस्ड है, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में के.एम. मुंशी सर ने कहा कि मेंबर ऑफ द हु वाज अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट द प्रियम्बल इज़ अ हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यह आप कोट भी कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में। इसके बाद में जी हाँ, अमेंडेबिलिटी। ये तो सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान है कि हम हमारे प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, और ये किया भी गया है। बट बेसिक फीचर्स कभी अमेंड नहीं किए जा सकते, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद केस के बाद में लाया गया। हमने 3 वर्ड जो ऐड किए थे वो हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल एंड द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके बाद में एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। स्पेशल इम्पोर्टेंस टू द रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़। वन रिलीजन इज़ प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। नन ऑफ द फॉलोइंग। आप सब कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर बताएंगे। इसके बाद में चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।